बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेव्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, मतलब स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर पर, किन फैक्टर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स करता है। तो इस फैक्टर को हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। इस फैक्टर को मतलब स्पीड ऑफ साउंड किस तरह इस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और साथ में हम एमसीक्यूज मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मतलब डिराइव करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे कि किस तरह ये डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ साउंड का इन फैक्टर के साथ रिलेशन क्या है। फिर उस रिलेशन की हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो इससे रिलेटेड हर पॉइंट फैक्टर इफेक्टिंग मतलब स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन को, मतलब उस फैक्टर्स को अगर हम क्या करेंगे, यूज भी करेंगे, उसके रेशो को यूज करेंगे, हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, किस फैक्टर पर, किन फैक्टर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स करता है। सबसे पहला फैक्टर मैंने क्या लिखा है, प्रेशर। याद रखना स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। पहला फैक्टर क्या है, प्रेशर। अब क्यों डिपेंड नहीं करता है, हर चीज का रीजन मैंने लिखा है। यहां पर मैंने लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। याद रखना स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप प्रेशर को ज्यादा कर दे या प्रेशर को कम कर दे, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर के बढ़ने से या कम होने से स्पीड ऑफ साउंड ना ज्यादा होगी ना कम। स्पीड ऑफ साउंड की जो पहली वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड करता ही नहीं है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे कम करोगे, स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अब प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड क्यों डिपेंड नहीं करता है, रीजन क्या है, मैंने रीजन लिखा है। फार्मूला क्या है, इससे पहले अगर आपने दो लेक्चर पहले अगर देखिए मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन असम्पशन, इसी तरह लेप्लास करेक्शन, हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था। वहां पर कौन सा फार्मूला था, हमने किस फार्मूले के तहत स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था, वहां पर क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में स्पीड ऑफ साउंड ये क्या है, वी, स्पीड ऑफ साउंड सिंपल स्पीड है, अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाई रो। ये गामा हमारे साथ क्या है, मोलर स्पेसिफिक मतलब एक रेशो है किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रेशो है। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से पढ़ा है, तो काइंडली आप वो लेक्चर देख ले ताकि आपको यहाँ पर कोई भी चीज मुश्किल होने में मतलब समझने में मुश्किल ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल मैंने बता दिया। और पी हमारे साथ क्या है, प्रेशर, रो हमारे साथ क्या है, डेंसिटी। अब ये हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड का क्या है, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि गामा पी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, याद रखना डेंसिटी का फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं इस साइड पे। डेंसिटी का फार्मूला हमारे साथ क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, जब आप मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट हमारे साथ किसके इक्वल होगा, मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करोगे, डेंसिटी। तो इसलिए मैं यहां पर इस डेंसिटी की जगह क्या लिख रहा हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह मैंने क्या लिख लिया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सही है। तो ये वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर पी के साथ, प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी और वी डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब सिंपल मास। क्या है, सिंपल मास। अगर आप मॉलिक्यूल के रिलेटेड देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, मोलर मास। तो सिंपल मास। सही है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल अंडर रूट गामा पी और वी डिवाइडेड बाय एम, मास। अब यहां पर आप देखोगे प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने आपको क्या बताया था कि बॉयल्स लॉ। इससे पहले मैंने न्यूटन्स असम्पशन और लेप्लास करेक्शन में बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने क्या बताया था कि पीवी, पीवी का प्रोडक्ट क्या रहता है, पीवी हमेशा क्या रहता है, पीवी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। अगर प्रेशर बढ़ जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कम से तो ओवरऑल इफेक्ट इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसलिए हमारे साथ गामा, गामा एक कांस्टेंट वैल्यू है। गामा मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए अलग इसकी वैल्यू, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए इसकी अलग वैल्यू, इसी तरह पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू अलग है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में ये तमाम इसकी वैल्यू लिखवाई भी है, तो इसलिए आप उस लेक्चर को देख ले। यहाँ पर v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पीवी। तो पीवी ऑलरेडी कांस्टेंट है, पीवी का प्रोडक्ट मैंने बता दिया, पीवी का प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह गामा भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो याद रखना
स्पीड ऑफ साउंड, अगर ये तमाम वैल्यू क्या आ गई, मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि गामा पी वी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, ये तमाम वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट। हम स्पीड ऑफ साउंड क्या कर रहे हैं, मैंने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको रीजन भी मिल गया कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी वी डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास से तो हमारा रिलेशन हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, इसके बाद हम स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ेंगे कि मोलर मास पर स्पीड ऑफ साउंड किस तरह डिपेंड करता है। अब हम सिंपली क्या पढ़ रहे हैं, प्रेशर। तो यहाँ पर देखो प्रेशर क्या आ गया, प्रेशर V, पी वी और गामा, ये तीनों क्या हो गए, कॉन्स्टेंट। जब ये तीनों कॉन्स्टेंट हो गए तो स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो ऊपर वाला फैक्टर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम और गामा, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड करता ही नहीं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओगे या प्रेशर को कम करोगे, स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। अब सेकेंड फैक्टर हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सही है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, सही, यहां पर इस जगह में मैं इस जगह में क्या बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। किन दो फैक्टर के दरमियान, v, हमारे साथ v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, सही, ये v है, और ये हमारे साथ मैंने इस साइड पे क्या ले लिया, प्रेशर, v और प्रेशर। v हमारे साथ क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, p हमारे साथ क्या है, प्रेशर। अभी मैंने क्या बताया कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। जब स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता तो इसका ग्राफ किस तरह बन जाएगा, याद रखना, इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट। क्या आएगा, ग्राफ v और p के दरमियान ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट, बिल्कुल पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। स्ट्रेट नहीं मतलब पैरेलल टू प्रेशर, स्ट्रेट आएगा मतलब वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। स्ट्रेट ग्राफ तो आ गया, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, इसलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड करता ही नहीं। लेट्स सपोज स्पीड ऑफ साउंड पर यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, आप प्रेशर पहले क्या किया आपने, प्रेशर 1 atm से कुछ मतलब यहाँ पर 1 atm है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, प्रेशर बढ़ रहा है मगर स्पीड ऑफ साउंड पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ग्राफ भी क्या आ रहा है, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। आपने ग्राफ को भी याद रखना है कि v और p के दरमियान ग्राफ किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करे, तो इसलिए ये स्लोप क्या आ रहा है, ये ग्राफ हमारे साथ क्या आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए प्रेशर ऑफ एयर। अब क्वेश्चन मैंने लिखा है, अब आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे। अब ये आपने लिख लिया कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्वेश्चन में आपसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैंने क्वेश्चन भी लिखा था कि आपका हर पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैंने क्या लिखा है, इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 atm टू 10 atm। अगर आप एयर की प्रेशर, हवा की प्रेशर को 1 atm, atm क्या है, सिंपल जो प्रेशर का यूनिट है atm, तो आपने प्रेशर को 1 atm से 10 atm तक क्या किया, इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। मैंने यहाँ पर सिंपल भी लिखा है। तो आपके साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, जब आप प्रेशर को 1 atm से 10 atm तक बढ़ाओगे ना, प्रेशर को आपने 1 atm से 10 atm तक बढ़ा लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। पहला ऑप्शन v, सेकेंड ऑप्शन v/2, थर्ड ऑप्शन 10v और फोर्थ ऑप्शन जो हमारे साथ क्या है, डी में क्या कह रहे हैं, v/3। अभी मैंने क्या बता दिया आपको कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप प्रेशर को बढ़ा दे चाहे आप प्रेशर को कम करें, स्पीड ऑफ साउंड वही रहेगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, v। स्पीड ऑफ साउंड पर वो डिपेंड नहीं करता है, आप प्रेशर को चाहे जितना गुना बढ़ाओगे चाहे जितना गुना कम करोगे, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू वही v आएगी, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू वही v आएगी, तो यहाँ पर v आएगी। अब सेकेंड फैक्टर क्या है जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा, सेकेंड फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर हमारे साथ क्या है, डेंसिटी। अब स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पर किस तरह डिपेंड करता है, यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट। अभी अब मैंने आपको बता दिया, अगर मैं लिखूँ भी नहीं, सिंपल आपके समझाने के लिए मैंने क्या कर लिया, लिख लिया ताकि आपके नोट भी बन सके। मैंने क्या लिखा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि पी, वी और गामा, इन तीनों, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर भी लिख लिया कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर को आप क्या मानो, कांस्टेंट। प्रेशर वैसे भी कांस्टेंट लेते हैं। तो डेंसिटी याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। प्रेशर क्या है, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, डेंसिटी के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है टू द स्क्वायर रूट ऑफ
सही है। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सही है। स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। कौन सा, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर मैंने लिखा, इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको भी नजर आ रहा है ना, स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर मैंने लिख भी लिया कि स्पीड ऑफ साउंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर ये तो आपको पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सिंपल अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में। तो अगर आपसे ये सिंपल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो आपको पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर डेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। अगर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। इनवर्स रिलेशन का मतलब है एक चीज बढ़ जाए दूसरी चीज क्या हो जाए, कम। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये सिंपल आपसे इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने सिंपल इसको समझ लिया कि स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन है। सही, आपसे इसके रेशियो पूछा जा सकता है, तो इस फार्मूले को आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने इसका रेशियो फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल v1 डिवाइडेड बाई v2, v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पीड 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी 2 आ रहा है, यहाँ पर v2 आ रहा है, यहाँ पर डेंसिटी 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। देखो इनवर्स रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1, यहाँ पर स्पीड 1 v1 डिवाइडेड बाई v2। इसलिए अगर आपसे रेशियो पूछे तो आपका रेशियो वाला फार्मूला ये बन जाएगा। सी, ये रेशियो वाला क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाए। अब मैं इस फार्मूले को यूज भी करूंगा, अक्सर इससे रिलेटेड बोर्ड पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल पर, इस रेशियो के फार्मूले पर भी बने हुए हैं। तो आपको इस, अब मैं आपको समझाऊंगा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करेगा। कोई भी एमसीक्यूज आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। अभी रेशियो समझ आ गया, रेशियो किस तरह आप लिखोगे कि v1 डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर रूट डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इसलिए आपने 1 और 2, 2 और 1, सी, इसलिए इनवर्स रिलेशन में। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन था तो यहाँ पर v1 आता था, यहाँ पर डेंसिटी 1, इसी तरह यहाँ पर v2, यहाँ पर डेंसिटी v2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन इसलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्ट क्या हो रहे हैं, चेंज हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा इसी रेशियो से रिलेटेड, आपके बुक में भी वो 2-3 क्वेश्चन की वाली। मैंने क्या लिखा है कि कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक क्या है, हाइड्रोजन, सॉरी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सही है। तो अपने O2 का और H2 और H2 का डेंसिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले किसका गिवन है, अपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में सबसे पहले कौन आ रहा है, O2 आ रहा है। कौन आ रहा है, O2, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, और बाद में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इन दोनों का डेंसिटी आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब आपने कौन सा क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पर रेशियो यूज करना है। मैंने डेंसिटी का रेशियो के लिए क्या फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला सिंपल बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड का स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आपने रेशियो निकालनी है तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले को ज़हन में रखो, आप सिंपल इजिली निकाल सकते हो। क्या गिवन है कि डेंसिटी ऑफ O2 टू हाइड्रोजन, आपने सिंपल पहले ये साइड नहीं लिखना है कि स्पीड ऑफ, मतलब v को आपने पहले नहीं लिखना है, v1 और v2 को पहले नहीं लिखना है, सिंपल आपने इस साइड को पहले लिखना है, इस साइड को आपने पहले भूल जाना है। क्या गिवन है आपको, सिंपल O2 मॉलिक्यूल, सबसे पहले आपने क्या क्या बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ O2 और बाद में क्या गिवन है, हाइड्रोजन। तो मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिख लिया रो O2, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, बाद में क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2। तो इसी सीक्वेंस से मैंने लिख लिया O2 ऑफ डेंसिटी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ऊपर आ रहा है और हाइड्रोजन की नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड का सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। सही है, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ साउंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ये सिंपल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। सही है, VH2 डिवाइडेड बाय O2, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, मतलब सिंपल हाइड्रोजन आ गया, स्पीड ऑफ साउंड V डिवाइडेड बाय H2 डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय O2, मतलब पहले ऊपर हाइड्रोजन आ गया, नीचे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर देखो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अगर यहाँ पर V1 आएगा तो यहाँ पर डेंसिटी 2 आएगा, अगर यहाँ पर V2 आएगा तो यहाँ पर डेंसिटी 1। तो इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा, इसके कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, इसके कोरोस्पोंडिंग क्या आएगा, ऑक्सीजन। इनवर्स रिलेशन है। सही, आपने सबसे पहले डेंसिटी के बारे में बताया कि उसने बताया कि डेंसिटी ऑफ O2 एंड H2, इसको कंपेयर करना है। तो आपने सिंपल डेंसिटी लिखना है पहले, स्क्वायर रूट
डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो स्पीड क्या आ जाएगी VH2 डिवाइडेड बाय O2, उसका इसका सीक्वेंस के साथ रिवर्स हो जाएगा। सही है। अब सिंपल यहाँ पर तो डेंसिटी आपको गिवन नहीं है, आपने सिंपल क्या यूज करना है, मोलर मास यूज करना है। क्या यूज करना है, मोलर मास। ऑक्सीजन का क्या है, एक ऑक्सीजन का 16 है ना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है, तो 2 का क्या बन जाएगा 32 हो जाएगा। सही है, 2 का क्या बन जाएगा 32। सही, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 2 का क्या बन जाएगा 32। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 32 अंडर रूट, उसी तरह लिख लिया। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 का क्या बन जाएगा, सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 2, तो 2 का क्या बन जाएगा एटॉमिक मास 2 बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन का मोलर मास लिख लिया 32, इसी तरह हाइड्रोजन का लिख लिया 2। सिंपल आप इसको डिवाइड करो, 2 1 2, इसी तरह 2 को 32 पे डिवाइड करोगे तो क्या क्या, उसी तरह मैंने VH2 डिवाइडेड बाय VO2 इज इक्वल टू अंडर रूट लिख लिया। यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 2 को डिवाइड करो 2 1 2, 2 16 32 आएगा। सही है, तो 16 डिवाइडेड बाय 1, 16 डिवाइडेड बाय 1। अब 16 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 16, तो 16 किसके इक्वल है 4 का स्क्वायर, उसी तरह अंडर रूट, इसी तरह मैं नीचे क्या लिख लिया 1। तो 1 का अगर आप स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, क्यूब ले लो, वही 1 आता है। इसीलिए तो इसलिए अगर मैं 1 पर यहाँ पर स्क्वायर ले लो तो भी वही 1 आएगा। सही, तो इसलिए 1 के साथ 1 का अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 4 का अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर इस रेशियो की फॉर्म में आपसे भी क्वेश्चन, रेशियो की फॉर्म में भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है। अगर आपने रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा 4:1। अगर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि VH2 इज इक्वल टू 4O2, यहाँ पर क्या है, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो हाइड्रोजन का, इसी तरह 4, और ये रेशियो किसका है ऑक्सीजन का है। मतलब ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन में कितना आ रहा है 1, और स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में क्या आ रहा है 4। तो सिंपली आप ये आंसर हमें क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड क्या है 4 गुना ज्यादा है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्या है हाइड्रोजन, अगर आप क्या लोगे स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में क्या होगा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या आ रहा था कम आ रहा था 2 आ रहा था, जबकि ऑक्सीजन का मास क्या आ रहा था 32 आ रहा था, O2 का मास क्या आ रहा था 32 आ रहा था। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में क्या होगी 4 गुना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू VO, मतलब ऑक्सीजन से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में क्या होगी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में क्या होगी ज्यादा होगी, 4 गुना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए अब मैंने आपके लिए एक टास्क लिखा है, ये सारे अभी तमाम के तमाम डेंसिटी के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह होंगे, इस तरह तमाम के तमाम डेंसिटी के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इससे इस सिनेरियो के इस फार्मूले से अलावा कोई भी क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व नहीं होगा। जो रेशियो का मतलब डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए, मतलब आपसे पूछे कि डेंसिटी कंपेयर करो ना, तो ये फार्मूला यूज होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ ये फार्मूला ज़हन में रखो। अब मैंने आपके लिए एक टास्क लिखा है, ये आपने खुद करना है, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। सही है, कंपेयर द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N2NO2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 का क्या बन जाएगा 28। इसी तरह एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, 2 का क्या बन जाएगा 32। सिंपल आपने क्या करना है N2NO2 का क्या कंपेयर करना है, डेंसिटी कंपेयर करना है, इसका रेशियो निकालना है। सही है, इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ये आपका टास्क है, आपने कमेंट में इसका आंसर देना है, मैं कमेंट में इसका आंसर क्या करूंगा करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप सब ने इंशाल्लाह इसका करेक्ट आंसर बताओ, क्योंकि आपको ये इंशाल्लाह 100% समझ आ गया। अब थर्ड फैक्टर क्या है, मोलर मास। स्पीड ऑफ साउंड मोलर मास पर किस तरह डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ साउंड मोलर मास पर किस तरह डिपेंड करता है। उसी तरह मैंने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिख लिया, V इज इक्वल टू अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट गामा P, मतलब गामा हमारे साथ एक रेशियो है, मतलब P हमारे साथ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी की जगह मैंने क्या लिख लिया मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा PVM, ये भी ऊपर जाएगा प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही फार्मूला है। सही, प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करेगा ये आ जाएगा। अब आपको नजर यहाँ पर भी आ रहा है ना स्पीड ऑफ साउंड और मोलर मास, स्पीड ऑफ साउंड और मोलर मास के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन। जिस तरह डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड का स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन था, इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड का मोलर मास स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर मैंने भी लिख लिया कि स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पर आपको ग्राफ मतलब क्या है डेरिवेशन के तौर पर भी मैंने लिख लिया, मैथमेटिकली भी लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यहाँ पर मैंने लिख भी लिया कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यहाँ पर भी स्पीड ऑफ साउंड का क्या है इनवर्स रिलेशन है। अब आपसे मोलर मास से किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको तो समझ जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड और मोलर मास में कौन सा रिलेशन है इनवर्स। अब आपको इसको समझना है, इससे क्वेश्चन एमसीक्यूज किस तरह थे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। सिंपल आपको तो पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अब आप इससे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा है इसी मोलर मास से रिलेटेड
क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम, किस गैस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है, किस गैस में, यहाँ पर जो मैंने गैसेस लिखे इसमें किस गैस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होगी, यहाँ पर किस गैस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2, हीलियम, नियोन, आर्गोन। हाइड्रोजन का मास क्या है, सिंपल, एक का 1 तो 2 का क्या बन जाएगा 2। यहाँ पर हीलियम का मास क्या है 4, नियोन का क्या है 10, आर्गोन का क्या है 18। ये क्या है, मोलर मास, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो अब मैंने क्या बताया कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। स्पीड ऑफ साउंड का मोलर मास के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। जिसका मोलर मास ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे क्या होगी, कम होगी। जिसका मोलर मास ज्यादा तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। सही, उसमें क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो अब यहाँ पर खुद बता सकते हो, आर्गोन में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, नियोन में कम होगी, हीलियम में कम होगी, हाइड्रोजन में कम होगी। किस में कम होगी, जिसका मोलर मास ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्गोन होगा। इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि इसका मोलर मास क्या है, सबसे इन सब में से किसका मोलर मास ज्यादा है, आर्गोन का मोलर मास क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, मैं क्या लिखूंगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया, आर्गोन। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, मिनिमम की जगह मैं क्या लिखूं, मैक्सिमम। मिनिमम की जगह मैंने क्या लिख लिया, मैक्सिमम। मतलब इन तमाम गैसेस में से स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी। तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। सही है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा उसी में होगी जिसका क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, सबसे कम। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसी में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आपको नजर भी आ रहा है, सबसे मोलर मास किसका कम है, हाइड्रोजन का। तो मैक्सिमम स्पीड किस में आएगी, हाइड्रोजन में आएगी। मैक्सिमम स्पीड किस में आएगी, हाइड्रोजन में आएगी। और सबसे कम स्पीड किस में आएगी, आर्गोन में आएगी। तो आपसे हर तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही है, तो इसलिए क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो अपने बेसिक कंसेप्ट को समझना है। स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, मतलब मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। जिसका मोलर मास ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम, और जिसका मोलर मास कम उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा। जिस तरह यहाँ पर, अब ये तो हो गया थर्ड फैक्टर हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ फैक्टर, जिस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फोर्थ फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड किस तरह डिपेंड करेगा, याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैंने वर्डिंग में भी लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्क्वायर रूट स्पीड ऑफ साउंड क्या है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ क्या है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपने यहां तक नोट किया, अभी मैं इस टेम्परेचर को क्या करूंगा, इसके रेशियो बताऊंगा कि इसके रेशियो वाले क्वेश्चन किस तरह आएंगे, इसका रिलेशन भी ड्राइव करूंगा। इसके बाद और फैक्टर भी आपके साथ क्या करूंगा, लिखूंगा। तो अगर आपने यहां तक लिखा है तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं क्या हो जाऊंगा, साइड पे हो जाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक पे नोट करो, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने नोटबुक में लिख सकते हो। सही है, मैं साइड पे हो रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ रहे थे, टेम्परेचर पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसी साइड पे, कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ अगर मैं सिंपली कहूँ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सी डायरेक्ट रिलेशन। मैंने आपको बताया कि इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, इसका रेशियो आपने किस तरह लिखोगे, इसका रेशियो की फॉर्म में ये फार्मूला किस तरह लिखोगे, जिस तरह मैंने डेंसिटी का बताया। तो इसी तरह V2 डिवाइडेड बाई V1 क्या है, हमारे साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो सिंपल आप रेशियो बना सकते हो V2 डिवाइडेड बाई V1, इसी तरह T2 डिवाइडेड बाई T1, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी में कौन सा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। वहाँ पर क्या आ रहा था, V2, वहाँ पर क्या आ रहा था, अगर V2 आ रहा था तो यहाँ पर डेंसिटी क्या आ रहा था, डेंसिटी 1 आ रहा था। अगर यहाँ पर V1 आ रहा था तो यहाँ पर डेंसिटी क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा है, VB2 आ रहा है, TB2 आ रहा है, VB1 आ रहा है, यहाँ पर TB क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, V2 T2 V1 T1, इसलिए सब्सक्रिप्ट भी क्या है, आमने सामने सेम है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन था तो आपने V2 डिवाइडेड बाई V1, इसी तरह T2 डिवाइडेड बाई T1 लिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनवर्स रिलेशन था फिर आपने क्या कर देना है, इसको जो सीक्वेंस है सब्सक्रिप्ट क्या हो जाएंगे, चेंज। मतलब अगर V2 डिवाइडेड बाई V1 था ना, फिर क्या आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2। यहाँ पर तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो सिंपली हम क्या कहेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V1 और अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाई T1। सही है।
तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट भी लिखा है, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये इस रेशियो से, ये टेम्परेचर के रेशियो से अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं बोर्ड के पेपर में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। इस जो स्पीड ऑफ साउंड जो फैक्टर्स है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह मैंने डेंसिटी का बताया, इसी तरह टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 4th टाइम्स, क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम 4 टाइम्स, इसको अपने ज़हन में रखना है। 4th टाइम्स, अगर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाए, 4th टाइम क्या हो जाए ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, अगर स्पीड ऑफ साउंड 4th टाइम इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, फिर आप बताओ टेम्परेचर क्या होगा, फिर आप बताओ क्या होगा, न्यू टेम्परेचर क्या होगा। सिंपल, जब इस तरह टेम्परेचर के रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बाद में इसका रेशियो भी बताऊंगा। पहले हम इस फार्मूले से हल करते हैं, V2 डिवाइडेड बाई V1, इसी तरह T2 डिवाइडेड बाई T1। हमारे साथ स्पीड क्या हो गया, स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ सिंपल क्या है, जो नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड है, और जो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो गया वो कितना इंक्रीज होगा, 4th टाइम। मैं यहाँ पर लिखूंगा, सही, यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, इसको पहले फार्मूले से क्या करूंगा, हल करूंगा, सही है। फार्मूले, इस फार्मूले से रिलेटेड मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, सही। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V2 हमारे साथ क्या है, 4 टाइम, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, 4 टाइम इंक्रीज होगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4V, सही है, 4V। मैंने क्या लिख लिया, 4V लिख लिया, डिवाइडेड बाई, सही है, V1 और V2। आप सिंपल क्या है, यहाँ पर क्या स्पीड ऑफ साउंड का कंसेप्ट, मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, 4 गुना इंक्रीज हो गया, जितना पहले स्पीड ऑफ साउंड था हवा में उससे 4 गुना इंक्रीज हो गया, तो इसलिए मैं V1 और V2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए, सही है। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, उसी तरह V लिख लिया, यहाँ पर V2 आ रहा था, यहाँ पर 1 आ रहा था, तो इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सही है, इसकी अभी जरूरत है ही नहीं। इज इक्वल टू इसी तरह अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाई T1। अब फिलहाल इसमें टेम्परेचर पुट नहीं करो जो 0 डिग्री, आप पुट भी कर सकते हो, याद रखना पुट भी नहीं कर सकते हो, सही। मैं आपको सिंपल समझा रहा था कि आपको समझ आए। मैं अब फिलहाल टेम्परेचर पुट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको किस तरह हल करूंगा, V के साथ कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर अंडर रूट है, इस अंडर रूट या स्क्वायर रूट को मैं किस तरह खत्म करूंगा, दोनों साइड पे क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, V तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मैं क्या करूंगा, ये V क्या हो गया, खत्म हो गया, इसी में इसको मिटा रहा हूँ, सही, ताकि आसानी में इस साइड पे की बेग क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, और इस साइड पे भी क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, सही। दोनों साइड पे मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो इन ये स्क्वायर इस T2 पे भी आ रहा है, T1 पे भी आ रहा है, तो इसलिए ये स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर इस T2 का भी है, T1 का भी है, तो इसलिए ये अंडर रूट इन तमाम स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, सही है। तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, सही है। जो भी चीजें कैंसिल हो रहा है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मिटा रहा हूँ, सही है। ये भी क्या हो गया, मिट गया। सिंपल क्या बच गया, T2 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पर 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 क्या आ जाएगा, 16। तो सिंपल मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 16, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप साथ साथ नोट करते जाना, सही है, कि किस तरह हम हल करते हैं। तो 16 आ गया। सिंपल आपने क्या मालूम करना है, सिंपल अपने T2 को मालूम करना है, सेकंड टेम्परेचर को मालूम करना है। तो ये T1 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर 16 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे साथ क्या बन जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 16 T1, ये रिलेशन बन गया। अब T1 आपके साथ क्या है, 0 डिग्री। T1 हमेशा इस तरह क्वेश्चन में हम हमेशा क्या पॉइंट करते हैं, T2 पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ T1 क्या है, 0 डिग्री। याद रखना टेम्परेचर को इस फार्मूले में हमेशा किस में पुट करना है, जब भी आपने इस फार्मूले में टेम्परेचर को फाइंड करना है तो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है। जब भी आप डिग्री से केल्विन में जाते हो, डिग्री से केल्विन में चाहते हो, तो सिंपल डिग्री में हम क्या प्लस करते हैं, 273। तो ये 0 डिग्री में ना, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो सिंपल 0 में क्या प्लस करोगे, 273। जब 0 में 273 प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 273। तो यहाँ पर मैं T1 की जगह क्या लिखूंगा, T1 हमारे साथ क्या है, 0 डिग्री। मैं 0 डिग्री को केल्विन में चेंज करूंगा, तो 0 डिग्री को जब केल्विन में चेंज करूंगा तो सिंपल इसमें 273 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, सही है, मल्टीप्लाई बाई 273। ये 0 तो इस साइड का जो हम हल कर रहे थे, सी। तो 16 को 273 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 1092 केल्विन, 1092 केल्विन। अब आप क्या कर सकते हो, इस आंसर जो आपके साथ आंसर आ गया 1000, यही आंसर आ गया, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट यूज किया, 1092 केल्विन आंसर आ गया, सही है। तो इस आंसर को अभी आपने सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो सिंपल अगर आप केल्विन से वापस सेंटीग्रेड में जाओगे तो क्या करोगे, केल्विन से 273 को माइनस करोगे, केल्विन से 273 को जब माइनस करोगे तो 819 डिग्री है, सेंटीग्रेड आ गया, 819 सेंटीग्रेड आ गया। तो सिंपल ये फार्मूला हम इस तरह यूज करते हैं, समझ आ गया। सिंपल अपने फार्मूले को किस तरह यूज करना है। इसी तरह से स्पीड ऑफ साउंड 1/4 भी कह सकता है, स्पीड ऑफ साउंड 1/6, मतलब मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, सही। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, सही है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि किस तरह मैंने फार्मूले से हल किया।
अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ, इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम 4 टाइम की जगह मैं क्या लिखूँ 1/4, क्या लिखूँ 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। अगर क्या हो जाए 1/4 हो जाए तो फिर से 1/4 का मतलब क्या है कि v डिवाइडेड बाई 4, v डिवाइडेड बाई 4, उसी तरह v2 हमारे साथ क्या होगा 1/4। मतलब अगर वो कहे कि स्पीड ऑफ साउंड बिकम 1/4, 1/4 का मतलब क्या है v डिवाइडेड बाई 4, तो उसी तरह v इज इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाई T1। सही है। उसी तरह फिर आपने क्या करना है, ये 4 यहाँ पर डिवाइड है तो नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो v के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा 4 नीचे आएगा, 4 जब नीचे आएगा तो सिंपल क्या बचेगा मेरे साथ 4v डिवाइड सिंपल v के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पर 4। तो इस तरह हमारे साथ ये रिलेशन। तो फिर से आपने दोनों साइड दोनों तरफ क्या लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा दोनों तरफ जब स्क्वायर लोगे तो ये इस तरफ भी स्क्वायर, इस तरफ भी क्या होगा स्क्वायर, तो सिंपल ये क्या बन जाएगा 1/16 और ये क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। फिर से आपने क्या मालूम करना है T2 मालूम करना है, तो T1 फिर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल T2 अपने मालूम करना है। T1 जो भी गिवन होगा आप सबसे पहले इस फार्मूले में क्या करोगे उसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, जब आंसर केल्विन में आ जाए बाद में आप उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना। जब आपके साथ क्वेश्चन में सेंटीग्रेड गिवन हो तो यहाँ पर अगर आप 0 फुट करोगे 0 केल्विन तो आंसर तो 0 आएगा, तो इसलिए सबसे पहले जब आप इसमें आंसर लाओगे केल्विन में लाओगे, बाद जब आंसर केल्विन में आ जाए फिर आपने क्या किस में कन्वर्ट कर देना है बाद में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरह आप हल कर सकते हो। सही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर गिवन था इसी तरह मैं इस कंडीशन को और चेंज कर लेता हूँ। सही है। अगर इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम 9 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, इस टेम्परेचर लाजमी नहीं है कि 0 डिग्री आ जाए, यहाँ पर आपसे 20 डिग्री भी कह सकता है 50 डिग्री भी कह सकता है, सिंपल वो डिग्री को अपने केल्विन में चेंज करना है। फिर आपसे पूछो व्हाट विल बी द टेम्परेचर, फिर से इसी तरह इस क्वेश्चन में हम हमेशा T2 पॉइंट करते हैं, टेम्परेचर 2 पॉइंट करते हैं, तो फिर से उसी तरह अगर यहाँ पर क्या कहे कि 9 टाइम स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाए 9 टाइम क्या हो जाए इंक्रीज, तो फिर से 9 टाइम जब इंक्रीज होगा तो V2 मतलब V2 की बात कर रहे हैं, V1 तो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड सिंपल क्या है V1 स्पीड ऑफ साउंड 332 जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, तो यहाँ पर फिर से भी V2 की बात हमेशा इसमें V2 की बात करता है, V2 हमें हमेशा में गिवन होता है, तो अगर वो कहे 9 टाइम इंक्रीज तो सिंपल मैं क्या करूंगा 9v उसी तरह इस फार्मूले के तहत और नीचे उसी तरह v इज इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1। सही है। तो v के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड पे मैं क्या लूंगा स्क्वायर रूट लूंगा, तो सिंपल फिर से 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 81। सही है 81 हो जाएगा और इस साइड पे सिंपल क्या बचेगा मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है जगह नहीं है तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा 81 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। फिर आपने क्या मालूम करना है T2 फाइंड करना है ना, तो T1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो सिंपल क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 81 T1 जो भी गिवन होगा यहाँ पर 20 डिग्री हो सकता है 20 डिग्री गिवन डिग्री, तो आपने 20 डिग्री को अगर केल्विन में चेंज करना है तो सिंपल 20 डिग्री को 273 20 डिग्री में 273 को क्या करोगे प्लस करोगे, 273 को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा सिंपल 293 हो जाएगा। सही है। तो फिर इसके साथ जब 81 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके साथ आंसर क्या आएगा केल्विन में आएगा, बाद में आप उसको सेंटीग्रेड में चेंज कर दें, तो कुछ भी कंडीशन इस तरह आ सकते हैं। यहाँ पर 1/4 1/6 इसी तरह अगर 1/6 की बात करेंगे इस तरह 1/6 1/4 1/8 वहां पर फिर आप क्या पुट करोगे 1/6 की बात करेंगे तो V1 की जगह क्या पुट करोगे V और 6, इसी तरह V2 V आ जाएगा। इसी तरह अगर वो कहेगा 1/8 तो इस तरह फिर आपने V की जगह V को डिवाइड कर देना है V डिवाइडेड बाई 4 इस तरह, क्योंकि वो 1/4 की बात करे। 1/4 का मतलब क्या है अगर वो कहे कि स्पीड ऑफ साउंड बिकम 1/6 तो फिर आप क्या पुट करोगे V डिवाइडेड बाई 6 नीचे वही इसी तरह V2 लिखोगे इज इक्वल टू T2 अंडर रूट T2 और T1 इस तरह 1/6 1/8 इसका मतलब क्या है इस तरह आपने लिखना है। सही है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं शॉर्टकट को यूज करूंगा, किस तरह आपने शॉर्टकट को यूज करना है, ये फार्मूला आपने यूज नहीं करना, शॉर्टकट भी उसी तरह T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1, n हमारे साथ क्या है नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम्स आपका स्पीड वो क्या है चेंज हो जाएगा। अगर वो आपसे कहे कि 4 टाइम आपका स्पीड क्या हो जाए इंक्रीज हो गया, तो सिंपल आपने ट्रिक क्या यूज करना है T2 इज इक्वल टू कितनी दफा वो आपसे पूछ रहा है कि आपका स्पीड कितने टाइम इंक्रीज हो गया 4 टाइम, बिकम 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से 4 गुना बढ़ गया, तो 4 की n की जगह में क्या लिखूंगा 4 और n का स्क्वायर है सिंपल T1 के साथ मल्टीप्लाई करो। T1 हमारे साथ क्या है 20 डिग्री से इस क्वेश्चन के तहत 20 डिग्री, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा सिंपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16, उसी तरह T1 स्क्वायर, T1 हमारे साथ क्या है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को जब मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो सिंपल 0 डिग्री में 273 प्लस करूंगा तो वही 273 केल्विन आएगा, तो T1 की जगह मैं क्या करूंगा 273 से मल्टीप्लाई करूंगा। सी 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री को जब मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो सिंपल जब आप डिग्री को किस में चेंज करते हो केल्विन में, तो सिंपल जो भी डिग्री गिवन होगा 0 होगा तो उसमें क्या प्लस करोगे 273, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन, 0 में 273 प्लस करो तो उसी तरह 273 आएगा। अगर आप केल्विन से डिग्री में जाओगे तो -273 करोगे। सही है।
तो इसको जब 273 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर केल्विन में आ जाएगा 1092, सही है, क्या आ जाएगा 10,000, सही है, 1092 केल्विन आएगा, सही है। फिर इसी तरह 10,000 नहीं, सिंपल 1092 आएगा, सही है। फिर इसी तरह अगर आप इसको केल्विन से किस में चेंज करोगे, डिग्री में चेंज करोगे, इसको केल्विन से डिग्री में चेंज करोगे तो सिंपल इससे क्या माइनस करोगे, आप केल्विन में ना, केल्विन से डिग्री में जा रहे हो, बैक में जा रहे हो, इसलिए तो सिंपल इससे क्या माइनस करोगे, 273 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो सिंपल ये 1092 से क्या करोगे, 273 को माइनस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। ये सिंपल टेम्परेचर का शॉर्ट ट्रिक था। सो सिंपल नंबर ऑफ टाइम, यहाँ पर क्या है, एन टाइम का मतलब, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम। जितनी टाइम आपका स्पीड बढ़ जाए तो उसी तरह आपने क्या करना है, लिखना है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जो आप मैंने आपको बताया 1/4 1/6, उसको आपने किस तरह लिखना है, मैं आपको सिंपल ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम 1/4, तो फिर भी आपने उसी तरह T2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड की इनसे मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम, स्पीड कितनी टाइम बढ़ जाए। या पर अगर इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँ, चेंज करूँ, इफ द स्पीड ऑफ साउंड बिकम 1/4, फोर्थ की जगह सिर्फ फोर्थ की जगह में क्या लिखूँ, 1/4, तो फिर आपने क्या लिखना है, 1/4 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 4, सही है, और स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई T1 जो भी गिवन हो, 0 डिग्री जो भी गिवन, उस डिग्री को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है केल्विन में। तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई T1 जो भी गिवन होगा उसको अपने केल्विन में चेंज करना है। जो भी आंसर आ गया फिर आप उसको सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आंसर गिवन था वहाँ पर MCQ उस क्वेश्चन में तो आप लगा सकते हो। सही, तो इस तरह आप कर सकते हो। अगर 1/6 गिवन था, 1/8 गिवन था तो सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 8। अगर नॉर्मल वैल्यू गिवन थी 4 5 9 तो फिर आपने सिंपल 9 लिखना है, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अगर 1/4 या 1/8 1/16 तो फिर आपने इस तरह लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 4 उसका होल स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1, सही है। तो टेम्परेचर का आपको क्वेश्चन वगैरह मेरे ख्याल से अब तक समझ आ गए होंगे। तो इसलिए इसको मैंने फिर केल्विन में चेंज किया, ये 1092 को, सही है, ये हमारे साथ केल्विन में आंसर है और ये सेंटीग्रेड में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पांचवा फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, सिंपल जो वाटर कंटेंट इन एयर, वेयर में हवा में जो भी वाटर के कंटेंट होंगे, वाटर के ज़रात होंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमिडिटी। मतलब सिंपल नमी, वाटर पानी हवा में जो नमी प्रेजेंट होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट इन एयर। अब स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होगी या ड्राई, खुश्क हवा में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी या जो जिसमें नमी ज़्यादा होगी, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होंगे उसमें। याद रखना स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिड एयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, सही है, एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्यों ह्यूमिड एयर में हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिड एयर में क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, बाद में आपको इस एग्जांपल से आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह। इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, ये हमारे साथ क्या है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है ड्राई, ये 273। या फिर आप सिंपल लिख लेना, ये मिट गया है ड्राई, सही है। तो लेट सपोज ड्राई एयर वो एयर है जिसमें वाटर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने दो एग्जांपल, लेट सपोज ये हमारे साथ एक एयर है, हवा है, सही, वहाँ पर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन, मैंने सपोज कर लिया, सही, वाटर इसमें मौजूद नहीं है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 32, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो दो का क्या बन जाएगा, 32। तो 32, एक नाइट्रोजन का क्या है, 14 है, एटॉमिक मास या सिंपल आप मोलर मास कह सकते हो। दो का क्या बन जाएगा, 28। तो 32 + 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको, मैं इसका एवरेज मास फाइंड कर रहा हूँ, सही। एवरेज का मतलब क्या है, जितने नंबर होंगे उसको आप सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज है, दो, तो 32 + 28 कितनी क्वांटिटी, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, तो 2 पे डिवाइड करो, इस तरह हम एवरेज निकालते हैं, सही है। तो 32 + 28 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आ गया, ड्राई एयर में जो मोलर एवरेज मोलर मास आ गया वो 30। अब मैं क्या ह्यूमिड एयर में क्या पॉइंट करूंगा, उसका एवरेज मोलर मास। उसी तरह ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, 32, नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा, 28। मगर यहाँ पर ह्यूमिड एयर है, यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर का मोलर मास क्या होगा, 18। ऑक्सीजन का 16 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 16 में 2 ऐड करो क्या बन जाएगा, 18। तो इन सबको क्योंकि 3 आ गए, 1 2 3, तो किस पे डिवाइड करूंगा, 3 नंबर पे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 3। जितने भी नंबर होंगे उस पर आप लेट सपोज जब भी आप एवरेज फाइंड करोगे, लेट सपोज मैं आपको बताऊँ 2 + 3 + 4, इसका एवरेज फाइंड करो। तो इसका एवरेज अगर मैं आपसे सिंपल 2 + 3 इन तमाम को ऐड करोगे, किस पे डिवाइड करोगे, जितने नंबर होंगे उसी पर डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पर एक और आता 1 आता तो फिर आप किस पे डिवाइड कर लेते, 4 पर डिवाइड, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं, सही।
तो इसी तरह यहाँ पर टोटल कितने नंबर है 1 2 3 सही है डिवाइडेड बाई 3। तो इसलिए ये कौन सा हवा है ह्यूमिड एयर है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा तो वाटर का मोलर मास भी आ गया 18। तो 3 पे मैंने डिवाइड कर लिया तो इसका एवरेज मास क्या आएगा 26, एवरेज मोलर मास क्या आ गया 26। आपको पता है कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि डेंसिटी क्या है ड्राई एयर का क्या होगा ज्यादा होगा। ड्राई एयर या सिंपल आप कह सकते हो मोलर मास ड्राई एयर का ज्यादा है। क्या है ड्राई एयर का क्या है ज्यादा है। यहाँ पर आपको ड्राई एयर का क्या आ रहा है 30 आ रहा है, जबकि ह्यूमिड एयर का क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो इसलिए मैंने पहले बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड का मोलर मास के साथ बी इनवर्स रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ बी इनवर्स रिलेशन है। तो मोलर मास क्या है इसका कम आ रहा है, ह्यूमिड एयर का मोलर मास कम आ रहा है, जबकि ड्राई एयर का मोलर मास क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। तो इसी वजह से जिसका मोलर मास कम उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम। तो इसलिए ड्राई एयर का हमारे साथ डेंसिटी ज्यादा है, ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर, ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिड एयर में क्या होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट विंड। अब हवा के साथ स्पीड ऑफ साउंड का क्या बनेगा याद रखना। लेट्स सपोज कोई भी पर्सन है वो स्पीड ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है प्रोपिगेट कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में, इसी तरह हवा भी इसी डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ साउंड भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा मतलब स्पीड ऑफ साउंड और हवा, ये डब्ल्यू का मतलब क्या है विंड, ये डब्ल्यू का मतलब क्या है विंड। तो स्पीड ऑफ साउंड प्लस डब्ल्यू दोनों का क्या आ जाएगा दोनों का सम आएगा, मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। अगर लेट सपोज स्पीड ऑफ साउंड मतलब स्पीड ऑफ साउंड वी इस डायरेक्शन में था, स्पीड ऑफ का प्रोपिगेशन इस साइड में था, स्पीड ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब हवा इस स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्शन इस तरफ था, जबकि हवा का विंड का डायरेक्शन उसका अपोजिट था। तो फिर नेट इफेक्ट क्या आएगा वी माइनस डब्ल्यू, विंड डब्ल्यू का मतलब क्या है विंड। तो इसलिए फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो वी माइनस डब्ल्यू, इसलिए विंड पर भी स्पीड ऑफ साउंड क्या करता है डिपेंड करता है। अब इसके बाद लास्ट आपके बुक में गिवन है स्पीड ऑफ साउंड एट टी सेंटीग्रेड, मतलब अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है किसी भी टी सेंटीग्रेड पर, स्पीड ऑफ साउंड क्या फाइंड करना है किसी भी टेम्परेचर पर, अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है तो वहाँ पर एक फार्मूला है। इस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने नहीं लिखा है, सिंपल ये फार्मूला का डेरिवेशन किससे आता है बाइनोमियल नॉर्मल थ्योरम। सही है, बाइनोमियल थ्योरम से इसका डेरिवेशन आता है, तो आप बुक से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लिया। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे न्यूमेरिकल वगैरह एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैंने लिख लिया वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी सी, 0.61 टी सी। ये हमारे साथ क्या है, जब भी आपने स्पीड ऑफ साउंड को किसी भी टी सेंटीग्रेड पर फाइंड करना है, टी सेंटीग्रेड का मतलब क्या है किसी भी टी टेम्परेचर पर फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या होगा वी टी का मतलब क्या है स्पीड ऑफ साउंड किसी भी टेम्परेचर पर, वी नोट का मतलब क्या है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, और 0.61 टी सी, यहाँ पर 0.61 एक क्या है मतलब मल्टीप्लाई बाई ये क्या है टी सी, 0.61 टी सी मतलब टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 0.61 याद रखना ये सिर्फ नंबर नहीं है। अब इस अगर आप इसका डेरिवेशन में देखोगे पीछे डेरिवेशन बाइनोमियल थ्योरम से हमने क्या है, ये सिर्फ 0.61 एक नंबर नहीं है, ये 0.61 एक नंबर नहीं है, इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से फाइंड किया, वहाँ पर मैंने भी इसको फाइंड किया, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं क्योंकि इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसलिए 0.61 अब क्या है ये 0.61 का यूनिट है, इसका यूनिट क्या है ये सिंपल नंबर नहीं है, नंबर का यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट क्या आ रहा है मीटर पर सेकेंड पर सेंटीग्रेड, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड पर सेंटीग्रेड, इसका यूनिट है, ये हमारे साथ नंबर नहीं है। वहाँ पर हमने क्या किया था स्पीड को टेम्परेचर के साथ क्या किया था डिवाइड किया था, स्पीड को टेम्परेचर के साथ डिवाइड किया था, यहाँ पर हमारे साथ 0.61 टी सी आया था, ये हमारे साथ एक नंबर नहीं है 0.61, याद रखना इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड पर सेंटीग्रेड, इसका ये यूनिट है। तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछे 0.61 इस फार्मूले में 0.61 आपके साथ क्या है 0.61 नंबर नहीं है, ये जब वहाँ पर आप उसका डेरिवेशन देखोगे तो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका यूनिट क्या होगा इसका यूनिट है ये क्या है जब आपने स्पीड ऑफ साउंड को टेम्परेचर के साथ डिवाइड किया था वहाँ पर मीटर पर सेकेंड पर सेंटीग्रेड आएगा, सही है, तो ये इसका स्पेसिफिक यूनिट है। अब मैंने यहाँ पर इस फार्मूले का एप्लीकेशन अभी बताऊं कि किस तरह क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि स्पीड ऑफ साउंड 30 डिग्री पर क्या होगी, कि स्पीड ऑफ साउंड 30 सेंटीग्रेड पर क्या होगी। अब आपने इस फार्मूले और इस फार्मूले में ख्याल रखना है। अब आपसे आप पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इस टेम्परेचर पर क्या होगी, अब यहाँ पर रिलेशन आपसे नहीं पूछ रहा है कि टेम्परेचर, यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री। अब यहाँ पर सेंटीग्रेड में आपसे यहाँ पर याद रखना ये स्पीड ऑफ साउंड आपने क्या पुट करना है यहाँ पर टी सी, ये टी सी का मतलब क्या है इस फार्मूले में आपने स्पीड ऑफ साउंड को केल्विन में चेंज नहीं करना है, इस फार्मूले में स्पीड ऑफ साउंड को केल्विन में चेंज नहीं करना है, तो इसलिए सेंटीग्रेड में ही पुट करना है।
तो आप 30 डिग्री पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सिंपल VT स्पीड ऑफ साउंड 80 डिग्री आपने क्या करना है, फाइंड करना है। किसी भी टेम्परेचर पर आपने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करना है। तो आपसे पूछ भी रहा है स्पीड ऑफ साउंड V0 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड 80 डिग्री। स्पीड ऑफ साउंड 80 डिग्री हमने क्या फाइंड किया था, 332 मीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंटली हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू फाइंड की थी। तो 332 प्लस 0.61 से 0.61 मैंने उसी तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैंने लिख लिया। याद रखना इस फार्मूले में ये T ये हमारे साथ टेम्परेचर है इन सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर आपने इस फार्मूले में सेंटीग्रेड में ही पुट करना है। तो जब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 350 मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूले को भी आपने याद रखना है। ये फार्मूला किसी भी टेम्परेचर को आपने किसी भी स्पीड ऑफ साउंड को किसी भी टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड को किसी भी टेम्परेचर पर फाइंड करना है तो इस तरह इसका आंसर इस तरह आएगा। तो फिर आप ये फार्मूला यूज करोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, आपने इसका कमेंट में आंसर देना है कि इस क्वेश्चन ये व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड, मैंने क्या लिखा है 30 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री। सही, इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट में देना है। मैं वहां पर आप इसका रिप्लाई दूंगा। सही, तो इस फार्मूले को आपने 30 50 सेंटीग्रेड याद रखना। इस टेम्परेचर को अपने सेंटीग्रेड ही में पुट करना है। यहाँ पर फार्मूले में भी क्या है T सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर अपने सेंटीग्रेड में पुट करना है, केल्विन में भी नहीं। मैं इस फार्मूले से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगा। ये इस लेक्चर का क्या लास्ट पॉइंट है। मैं इस फार्मूले से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट किस तरह निकालूंगा, याद रखना मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी 1 डिग्री मैंने इस तरह भी लिखा है कि हर डिग्री 1 डिग्री को राइज करने से, अगर आप इस फार्मूले में मतलब अगर आप टेम्परेचर का 1 डिग्री को राइज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, 0.61 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को आप क्या करोगे, राइज करोगे इस फार्मूले के मुताबिक। इस फार्मूले को मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, VT इज इक्वल टू 332, मैं V0 की जगह क्या लिख रहा हूँ 332 मतलब स्पीड ऑफ साउंड 80 डिग्री, और साथ में क्या लिखूंगा 0.61। मैंने क्या कहा कि अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज करूं तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी गुना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 डिग्री को राइज करने से, 1 डिग्री को किसी भी मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने से स्पीड ऑफ साउंड कितनी बढ़ जाएगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आप सिंपल इसको याद रखना, ये एक रिलेशन है कि 1 डिग्री को राइज करने से अगर आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.61 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर है। तो क्या आ जाएगा, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। किस तरह, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 1 डिग्री मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज किया, तो TC की जगह मैंने क्या लिख लिया, 1 डिग्री। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 332.61। आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री राइज किया, स्पीड ऑफ साउंड 332, 0 डिग्री पर सिर्फ क्या था 332, मगर 1 डिग्री टेम्परेचर मैंने राइज किया, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया 332.61। तो आपको नजर भी आएगा कि 1 डिग्री राइज करने से स्पीड ऑफ साउंड कितनी गुना बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक हमने फैक्टर ऑफ किस फैक्टर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है उसको हमने क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया। तो अगर फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड जिस फैक्टर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है, तो उससे मतलब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके जहन में चल रहा हो, अगर कंफ्यूजन हो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अपने चैनल को लाइक कर देना है, अगर लेक्चर पसंद आ गया तो लेक्चर को शेयर भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कमेंट्स कर देना है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।